हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आप सबों का स्वागत है और आज हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। आज का टॉपिक है नीति आयोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि केंद्र में जैसे ही 2014 के इलेक्शंस के बाद सरकार बदली, कई सारी नीतियां भी बदली, कई सारी संस्थाओं के कार्य बदले। उन्हीं में से एक था योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का रूप बदल करके और उसका नाम भी बदला गया और नाम करके कहा तो उसका नाम अगला नाम रखा गया नीति आयोग। नीति का पूरा नाम जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। आज के इस सेशन में हम लोग नीति आयोग के बारे में ही चर्चा करेंगे और इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और अच्छी तरह से हम ये समझेंगे कि नीति आयोग क्या है, क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है और वर्तमान भारत के लिए ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखा करें फीडबैक में, क्योंकि कमेंट देखकर, आपके फीडबैक देखकर हमें ये मालूम चलता है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं या हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है नीति आयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालिक सोवियत संघ मतलब रूस वर्तमान रूस के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। रूस का जो मॉडल है वो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल जो हमारे यहाँ था वो रशियन मॉडल था, सोवियत संघ से हमने उसे लिया था। योजना आयोग ने एक नियोजन की नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाओं को बनाने के काम को अंजाम दिया। आपको पता होगा हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिसमें बीच में एक दो बार गैप भी रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग ने काम करना आरंभ कर दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। सहकारी संघवाद क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। किस बात को ध्यान में रख करके नीति आयोग की स्थापना की गई। स्थापना क्यों की गई यह जानना जरूरी है। तो स्थापना करने के पीछे सरकार ने जो तर्क दिया वह तर्क था कि योजना आयोग वर्तमान परिदृश्य में अप्रासंगिक हो गया था, इररिलेवेंट हो गया था। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह इफेक्टिव नहीं रहा था। भारत विविधताओं वाला देश है और इसमें राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। सभी राज्य एक जैसे विकसित तो है नहीं, कोई बहुत ज्यादा विकसित है और कई राज्य ऐसे हैं जो विकास के पैमाने पर अभी काफी पीछे रह गए हैं। तो इसको देखते हुए कि भिन्न भिन्न राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां भी हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा जो है वो गलत है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर यह स्थापित नहीं कर पाएगा। चीजों को समझिए। भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य की भौगोलिक संरचना, उनकी प्राकृतिक संरचना, उनकी डिमांड्स, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उनके वीक पॉइंट सब अलग अलग हैं। अगर आप बिहार का ही एग्जांपल ले लें तो बिहार में उत्तर बिहार जो है वह प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ से परेशान रहता है, जबकि दक्षिण बिहार जो है वह सूखे से परेशान रहता है। बिहार के बगल में अगर झारखंड की बात कर ले तो यहाँ की परिस्थितियां अलग है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, यहाँ की भूमि अलग है, भौगोलिक संरचना अलग है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है। झारखंड में खदान ज्यादा हैं, मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं। बिहार में मिनरल रिसोर्सेज के नाम पे काफी कुछ है ही नहीं, काफी कम है।
उसी प्रकार देश के अन्य राज्यों की बात कर ले, पंजाब हरियाणा की बात कर ले। पंजाब जो है वो आपका बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल वहां बॉर्डर लगता है, बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पंजाब में सिंचाई की काफी अच्छी सुविधा है और वहां खेती अच्छी होती है। इसके इतर अगर दिल्ली, मुंबई की और महाराष्ट्र की बात कर ले तो वहां की परिस्थितियां अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं और इस दौर में 21वीं सदी के इस दौर में जब भारत को पूरे विश्व में एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर अपने आप को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना है, इन सबों को देखते हुए योजना आयोग वर्तमान परिदृश्य में अप्रासंगिक सा साबित हो रहा था, क्योंकि अब जरूरत है हर क्षेत्र को उस ध्यान में रखते हुए उसकी जरूरतों के हिसाब से योजनाओं के निर्माण की, जबकि योजना आयोग केंद्रीकृत रूप से पूरे देश के लिए एक समान योजनाएं बनाता था और वही लागू किए जाते थे, जो एक तरह से अब अप्रासंगिक हो गया था। अगर नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना की बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का चेयरपर्सन भी होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। हम द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा। संचालन परिषद जो इसका होगा उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। संचालन परिषद अगर आपको हिंदी में समझ में ना आ रहा हो तो इंग्लिश में कहते हैं गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटर्स शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें हैं इसमें। क्षेत्रीय परिषद मतलब रीजनल काउंसिल जो हैं वो, इसमें विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। सामान्यतः क्षेत्रीय परिषदों में केंद्र सरकार का कैबिनेट रैंक का कोई मंत्री उसका अध्यक्ष होता है या स्वयं प्रधानमंत्री भी अध्यक्ष हो सकते हैं। तदर्थ सहायता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से बारी बारी से 2 को रखा जाता है इसके सदस्य के रूप में, एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में। पदेन सदस्य मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर। तदर्थ सदस्यता मतलब एडहॉक मेंबरशिप है। पदेन सदस्यता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य, कोई 4 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर जो हैं इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। सीईओ मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जो है भारत सरकार का सचिव स्तर का कोई अधिकारी होता है, सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। कुछ इसमें गेस्ट मेंबर्स भी होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये आपने देखी नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, वाइस चेयरमैन पीएम द्वारा अपॉइंट कोई व्यक्ति होगा। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसमें रीजनल काउंसिल जो होती हैं उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित कोई मंत्री करता है। तदर्थ सदस्यता एडहॉक मेंबरशिप जो है उसमें अग्रणी जो भी इंडिया में रिसर्च सेंटर्स हैं, अनुसंधान संस्थान है, उनमें से किसी 2 को बारी बारी से इसकी सदस्यता जो है वो दी जाती है। पदेन सदस्यता मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप, तो कैबिनेट रैंक के कोई 4 मंत्री जो हैं इसके सदस्य होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त सचिव स्तर का, भारत सरकार के सचिव स्तर का कोई अधिकारी होता है। और इसमें गेस्ट मेंबर जो होते हैं वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा नामांकित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये हुआ नीति आयोग की संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं। कौन कौन है? तो एक है टीम इंडिया हब, राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम ये करता है। और दूसरा है आपका ज्ञान और नवोन्मेष, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यह नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए, 3 रिपोर्ट्स ने जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज तथा 15 वर्षीय लक्ष्यों का दस्तावेज शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि नीति आयोग ने 3 प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया है। एक 3 वर्षीय एजेंडा है, दूसरा 7 वर्षीय है जो मध्यम समय के लिए है,
और तीसरा जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो 15 ईयर्स के को एक सामने में उसने प्लानिंग की। अब हम देखते हैं नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है नीति आयोग में, जिसका मतलब ही है कि राज्यों को इतना मजबूत बनाइए ताकि संघ खुद ब खुद मजबूत बन जाए। अगर राज्यों का विकास नहीं हो पाएगा तो फिर राष्ट्र का और देश का भी विकास संभव नहीं है। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, मैकेनिज्म विकसित करना और सरकार को उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकास करना। नीति आयोग का कहना है कि योजनाएं जो है वो क्षेत्रीय जो मांग है, जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके बनाई जाए। मतलब ये कि योजनाओं का निर्माण नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप अप्रोच से होना चाहिए। बॉटम टू टॉप अप्रोच का मतलब है अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों के कारण डिमांड अलग अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार योजना बनाई जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष फोकस है, ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी, पार्टनरशिप को भी एनकरेज करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नॉलेज, नवाचार मतलब इनोवेशन और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली को बनाए रखना है। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना है। राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए शासन पर शोध का केंद्र बनाने, सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है। योजना का विकेंद्रीकरण भी करना है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, परंपरागत नौकरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना। नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है। कुल मिलाकर आप बात ये कह सकते हैं कि नीति आयोग अपने हर उद्देश्य में इसकी एक बात छिपी है, और वो बात ये छिपी है कि देश के रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर काम हो सके, उनकी जरूरतों के हिसाब से काम हो सके, ताकि देश को एक सशक्त मजबूत देश बनाया जा सके और देश की जनता का विकास हो, जनता के बाद उसके समाज का विकास हो, समाज से राज्य का विकास हो और राज्य से संपूर्ण देश का विकास हो। नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल शासन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, और यह योजना तथा गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे बजट में जब हम लोग उसका डिवाइड करते हैं तो एक उसका प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर हम लोग देखते हैं, या फिर राजस्व और पूंजीगत व्यय भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचों का घाटा दूर हो सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। नीति आयोग की विशेषताएं क्या है? तो नीति आयोग स्वयं को एक अत्याधुनिक संसाधन के रूप में केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जिसमें आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल भी है, जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को एनकरेज करने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने, मतलब थिंक टैंक के रूप में काम करने और आकस्मिक मुद्दों के समाधान करने में सक्षम होगा। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को 4
प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन है वो? तो नंबर 1 क्या है? नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा। दूसरा, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तीसरा, अनुवीक्षण और मूल्यांकन। और चौथा है थिंक टैंक, है ना, ज्ञान और नवोन्मेष हब। नवोन्मेष को इंग्लिश में इनोवेशन कहा जाता है। ये 4 कार्य हैं उसके प्रमुख। अब हम देखते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है, क्यों जरूरत पड़ी नीति आयोग को बनाने की। तो देखिए, नीति आयोग जो है वो एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, रिसर्च का काम, इनोवेशन का काम करता है। जबकि योजना एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया करता था और इसे थिंक टैंक का दर्जा नहीं मिला था। यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। इसमें सीमित विशेषज्ञता पर यह निर्भर था योजना आयोग। देखते चलिए ध्यान से। नीति आयोग सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। और योजना आयोग की वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है नीति आयोग में, जो इसे कॉर्पोरेट लुक देता है। और योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच पे कार्य करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। योजनाएं केंद्र में बनाई जाती थी और पूरे देश में उसका पालन करवाया जाता था। नीति आयोग में को नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। योजना आयोग राज्यों के लिए नीतियां बनाता था, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन भी आवंटित करता था। नीति आयोग को धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, जो वित्त मंत्रालय को सौंप दी गई है। और योजना आयोग मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थीं। तो ये बेसिक अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग में। नीति आयोग का वर्तमान संगठन अगर देखा जाए, अभी हाल में क्या उसका स्ट्रक्चर है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में श्री वी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र और वी.के. पॉल साहब हैं। पदेन सदस्यों में 4 मंत्री होते हैं, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में शामिल है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, श्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री पीयूष गोयल रेल मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री हैं ये, और श्री राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार योजना मंत्रालय। ये 4 विशेष आमंत्रित सदस्यों में है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर बात की जाए तो श्री अमिताभ कांत हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे, अभी है राजीव कुमार, याद रखना है। वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा। तो इस पूरे सेशन में हमने ये चर्चा किया कि नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, उसकी प्रशासनिक संरचना क्या है, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है, और नीति आयोग की वर्तमान प्रशासनिक संरचना क्या है, कौन से व्यक्ति किस पद पर बैठे हुए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जितनी जल्दी हो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आगे और अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।